Welcome, my dear students. Welcome to another exciting lecture of Law with me, CA प्रीति अग्रवाल. प्रिलिमिनरी चैप्टर पढ़ रहे हैं हम एंड बहुत ही जल्द चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड अ टेस्ट विल बी अनाउंस्ड. ठीक है, तो मैं अभी से ही बता रही हूँ आपको, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, अगले लेक्चर में मैं टेस्ट भी अनाउंस कर दूंगी. टेस्ट में आपको सारे न्यू क्वेश्चंस आएंगे. दे आर नॉट देयर इन एनी MTP, RTP, पास्ट एग्जाम, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी न्यू क्वेश्चंस पूछ रहा है. दे आर नॉट रिपीटिंग क्वेश्चंस. आप देख लो, पिछले RTPs देख लो, पास्ट एग्जाम्स देख लो, कितने अटेम्प्ट्स हो गए हैं. दे आर यूजिंग AI क्वेश्चंस. सो वी हैव ऑल्सो जनरेटेड न्यू क्वेश्चंस फॉर यू. जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा. आपको लगेगा ही नहीं कि यू आर राइटिंग सम डिफरेंट क्वेश्चन इन दी एग्जाम. आपको लगेगा मैम आपका ही टेस्ट ही लग रहा था मुझे. मेन एग्जाम में जब आप जाओगे, इतने प्रिपेयर होके जाओगे ना, आपको लगेगा कि मैम इतनी आदत डाल दी आपने कि ऐसे लग ही नहीं रहा है दैट वी आर राइटिंग सम न्यू क्वेश्चन. ऐसे लग रहा है कि आपके क्लास का ही टेस्ट लिख रहे हैं. इतना कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए आप में. ऑलराइट, चलो इसी के साथ आज लेक्चर की शुरुआत करेंगे. एंड बिफोर आई बिगिन, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग न्यू. जो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई वांट कि हमारा लेक्चर बहुत ही प्रोडक्टिव हो, और ये तभी पॉसिबल है जब हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, एकदम फोकस्ड तरीके से पढ़ाई करें. स्टूडेंट्स, मैं ना आपको ये बोलना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे आजकल इतना टाइम पास चल रहा है ना, इतना टाइम पास चल रहा है कि अगर आप लेक्चर में भी वो एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं मैम बोर हो जाता है, 1.5 घंटे का लेक्चर रहता है, हमको थोड़ी जोक्स की आदत है, एंटरटेनमेंट की आदत है, तो क्या होगा, वो सब याद रहेगा आपको एग्जाम में, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल ही नहीं होगा, क्योंकि जोक्स ही याद रहेंगे, इधर उधर की बातें ही याद रहेंगी, गप्पे ही याद रहेंगे. इसकी टांग खींचो, उसके बारे में जोक बनाओ, इंस्टीट्यूट को गाली दो, वो सब याद रह जाएगा, प्रोविजंस याद नहीं रहेंगे. मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आपने आपके पूरे दिन में 24 आवर्स जो आपके पास है, उसमें से अगर आप मुझे 1.5 घंटा दे रहे हो, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको वो प्रोडक्टिव टीचिंग आवर्स दूं. 1.5 घंटा अगर आप मुझे दे रहे हो और उसमें से यहाँ पर अगर हम आधा घंटा इधर उधर की बातें करें, गप्पे मारे, मैं आपको मेरी स्ट्रगल की स्टोरीज सुनाऊं, तो इट्स लाइक मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ. आप जो मुझे 1.5 घंटा दे रहे हो, उतनी प्रोडक्टिविटी मैं आपको नहीं दे रही हूँ. तो मेरी आई थिंक वो दैट विल बी अ वेरी रॉन्ग थिंग नो ऑन माई पार्ट. ऐसे मैं सोचती हूँ कि बच्चा अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन से 1.5 घंटा बैठा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको 1.5 घंटा प्रोडक्टिव आउटपुट ला कर दूं. तो मैं उसी सोच से अपने सारे लेक्चर्स ले रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं आपको MCQ भी करवाऊं, केस बेस्ड MCQ भी करवाऊं, क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन भी करवाऊं. और अगर इतना सब कुछ मैं आपको देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे आपकी तरफ से टाइम चाहिए. तो आप मुझे अगर 1.5 घंटा दे रहे हो, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ला कर दूं आपको. इसी के साथ एंड विद दिस थॉट इन माइंड, लेट अस कंटिन्यू ऑल आवर सेशंस. ओके, सो फोकस्ड स्टडी मिलेगी आपको यहाँ पर, नो टाइम पास. 1.5 घंटा आप बैठ रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन से बैठ रहे हो, पढ़ो और फिनिश कर दो ना. फिर आपको 3 घंटे बैठो जिसमें 1.5 घंटे की पढ़ाई करो. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, देयर इज अ लॉट टू स्टडी. चलो, लेट अस रिवाइज व्हाट वाज कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन. तो पिछले सेशन में हमने क्लॉज 40 पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और स्टूडेंट्स, मैंने ना PDF ऑलरेडी अपलोड कर दिया है विद ऑल द सेक्शंस. तो जितने भी सेक्शंस की स्टोरी मैं आपको दे रही हूँ, देने वाली हूँ, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी PDF फॉर्म में आपको दे दिया है. तो यहाँ पर हमें अब रुक के वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिस्कशन में डाल सकते हैं. ये मैं स्टोरी आपके साथ डिस्कस करूंगी, बाद में आप वो PDF ओपन करके लिख लेना. ठीक है, सो दिस विल सेव अस अ लॉट ऑफ टाइम. लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ क्लॉज 40 डिस्कस किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लॉज 40 इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड
एज अ थ्योरी क्वेश्चन, एक मेन क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट वो आपको दे देंगे, तो काफी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न ही करना है, बाय हार्ट ही करना है इसको। इन रिलेशन टू अ कंपनी, मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये डेफिनेशन बना रहे हैं। सो इन रिलेशन टू अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मीनिंग है? एक्चुअली ना उन्होंने मीनिंग एक्सप्लेन नहीं किया है, उन्होंने तो सिर्फ लिखा है कि इट इंक्लूड्स, मतलब ये सब इंक्लूडेड है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन अगर आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। लेकिन अगर आप एक 1% कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, डोरमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी, इफ दैट कंपनी इज अ स्टार्टअप, तो क्या आएगा इसमें? 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये सब हम ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ चुके। डोरमेंट कंपनी क्या होता है? सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट तो हो गई है लेकिन कुछ ऐसा सब्सटैंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है। कंपनी वैसे तो बहुत सालों से बिजनेस कर रही थी लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न 2 साल से फाइल नहीं कर रही है, तो आप खुद डोरमेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आरओसी बोलते तुमने फाइलिंग नहीं की है ना, तुम एक इनएक्टिव कंपनी हो, तुमको हम डोरमेंट बना देंगे, फिर कोई भी तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेगा क्योंकि तुम डोरमेंट हो ना। तो ऐसी कंपनीज को अगर तुम डोरमेंट हो तो तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। मैम वो फाइलिंग नहीं कर रही है, डोरमेंट है, और आप बोल रहे हो तू ये भी मत फाइल कर। हम बोल रहे भाई तू ये मत कर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न तो फाइल कर दे यार। या फिर मैंने वॉलंटरीली अप्लाई किया है कि मेरा कोई ना इस बार सब्सटैंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपने मुझे 2-3 साल के लिए डोरमेंट बना दो। अब मैं डोरमेंट हूँ, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन आप बोलते हो नहीं ये फाइल कर, वो फाइल कर, तो हम बोलते हैं यार मैं तो डोरमेंट हूं ना, मुझे ये मत फाइल करने बोलो ना। ठीक है, देखो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं। तो अगर आप एक 1% कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, डोरमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो जो स्टार्टअप है, 10 साल के लिए स्टार्टअप का आपको बेनिफिट मिलता है, तो आप कैश फ्लो अगर नहीं भी दोगे ना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? वैसे तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सिर्फ ईयर अगर दिया होगा ना क्वेश्चन में, इट मींस कैलेंडर ईयर। मैं तो बात कर रही हूं फाइनेंशियल ईयर की, जो बिगिन होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और यही पीरियड क्यों, कोई और क्यों नहीं, क्योंकि वी वांट टू अलाइन दिस विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई हम तो टैक्स यही पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो फिर हमको भी अकाउंट्स यही पीरियड के लिए बनाने हैं। लेकिन अगर आपकी एक ऐसी कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आइदर ऑन और आफ्टर 1 जनवरी, तो आप उस साल के 31 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज ना करके अगले साल अगर फाइनेंशियल ईयर क्लोज करोगे हम तो भी अलाउ करेंगे। सपोज आपकी कंपनी 2 मई 2027 को इनकॉर्पोरेटेड है, तो फिर तो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ऑन 31 मार्च। 31 दिसंबर को अगर इनकॉर्पोरेटेड है तो भी 31 मार्च को ही एंड होगा। लेकिन इफ यू आर इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी, तो फिर आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ऑन 31 मार्च, नॉट 2028 बट 2029। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर देखो, 1 जैन को अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2028 नहीं, 2029 को आप एंड कर सकते हो। लेकिन सेकेंड फाइनेंशियल ईयर तो आपको 12 महीने का ही करना है, ये आपका 15 महीने तक जा सकता है। मैम 15 मंथ्स कैसे आए यहां पर? देखो 1 जैन 2028 से लेकर 31 मार्च 2028, ये 3 महीने हो गए, ठीक है। एंड 1 अप्रैल 2028 से लेकर 31 मार्च 2029, ये 12 मंथ्स हो गया कि नहीं? हाँ, तो ये मिलाकर जो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो मैक्सिमम 15 महीने का हो सकता है। अब ये जो 20 फेब को इनकॉर्पोरेट हुई है, इसका भी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड होगा। ये 15 मंथ से थोड़ा कम पीरियड है ये, बट यस मैक्सिमम 15 मंथ्स तक आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम अलाउ कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं कर सकते अलाउ।
12 मंथ्स का ही होगा, फिर तो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर तो 12 मंथ्स का ही होगा आपका। तो इन कंपनीज को हमने ऑप्शन दी है, एंड ऑप्शन क्यों दी है? बिकॉज अब आप सोचो ना, 3 महीने में वो अकाउंट्स क्लोज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के क्या ही डिस्क्लोज कर लेंगे, तो इसीलिए हमने बोला ठीक है आप अगले साल क्लोज कर लेना। मैम, मैं तो एक सब्सिडरी कंपनी हूं इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, मेरी जो होल्डिंग कंपनी है इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, मैं इन इंडिया इनकॉर्पोरेटेड हूं, ये जो है वो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है। अब वो मेरी होल्डिंग कंपनी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर रही है, वो कैलेंडर ही फॉलो कर रहे हैं, और आप बोलते हो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर। तो अब मुझे कंसोलिडेशन में ना प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बोलते कोई बात नहीं, जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है वो एक एप्लीकेशन करेगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करेगा फॉर दिस सब्सिडरी, या आपकी जो भी होल्डिंग है अगर वो इंडिया में है, कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, कोई भी हो, आप अप्लाई करो। वी विल अलाउ यू टू यूज अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। डिफरेंट मतलब अब आपको कैलेंडर ईयर फॉलो करना है, या फिर आपको 1 फरवरी से 31 जनवरी तक लेके जाना है, मतलब आप कोई भी 12 महीने का रखना है, 8 महीने का रखना है, वो अभी आप देख लो, आपको ये अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। आपको कंपनीज एक्ट में ये फाइनेंशियल ईयर की कोई कंपल्शन नहीं है। सो दैट वाज फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। Foreign company means a company which is incorporated outside India, but it has a place of business in India, or it is conducting some business activity in India. फ्री रिजर्व्स मैंने होल्ड पे रखा था, ये हम बाद में करेंगे। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स बहुत डिटेल में कवर करेंगे, बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे इन चैप्टर 3। गवर्नमेंट कंपनी, at least 51% of the paid up share capital is held either by the central government or by one or more state governments, या फिर partly by central, partly by one or more state governments, ठीक है। तो at least 51% is held by them। अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हो तो आपको भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही मानेंगे, ठीक है, तो आपको भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही मानेंगे। अब ये एक कंपनी है, लेट्स से एक्स इंडस्ट्रीज, जिसमें 25% आर हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, स्टेट गवर्नमेंट है ये, 15% इज हेल्ड बाय बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राजस्थान। इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी? क्या लगता है आपको, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? सोच के बताओ, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? अब यहां पर आपने देखा होगा 25 प्लस 25 एग्जैक्ट 50% है, तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं है ना, बिकॉज आई वॉन्ट 51%। सो नो, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि एग्जैक्ट 50% है। फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी आई नीड होल्डिंग ऑफ एटलीस्ट 51%। लेकिन अगर आप डीवीआर इशू करके बैठे हो तो 51% ऑफ द वोटिंग पावर आ जाएगा। आई थिंक हमने यहां तक किया था, हाँ, केएमपी भी किया था कि मैनेजरियल पर्सोनेल, केएमपी। मैम क्या यूज है इसका? ये एक ऑफिसर है ना, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना कंपनी में, इसको लायबल कर सकते हैं हम। तो पहले इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, पहले ये तो बताना पड़ेगा कि केएमपी कौन है, फिर अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ होगी तो इसको लायबल करेंगे। इन रिलेशन टू अ कंपनी, केएमपी मीन्स सीईओ, एमडी, मैनेजर, ठीक है, सीईओ, एमडी या फिर मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यहां तक तो ठीक है। एनी ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। तो क्या रिक्वायरमेंट्स है? आप डायरेक्टर के बस एक ही लेवल नीचे हो, उससे ज्यादा नहीं, बस एक लेवल नीचे। एंड यू आर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, आप होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, आप पूरा टाइम कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो ही आप की डिसीजंस ले सकते हो ना, तो ही हम आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे।
देन यू कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ KMP बाय द बोर्ड। तो बोर्ड आपको KMP मानेगा, बनाएगा। एनी सच ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब, फिलहाल तो किसी को प्रिस्क्राइब नहीं किया है। तो मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि ये बोर्ड का लेवल है, बस उसके एक ही लेवल नीचे ये COO है, ही डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू द बोर्ड। तो ये KMP है, ठीक है, ये KMP है, बस एक ही लेवल नीचे जा सकते हो। फिर ये जो लेवल 2 है ये COO को रिपोर्ट करता है, ये KMP नहीं हो सकता क्योंकि 2 लेवल नीचे तो नहीं जा सकते आप, बस जस्ट 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर। तो एक लेवल नीचे आप जा सकते हो, 2 लेवल नहीं जा सकते। तो यहां पर मिस्टर B इज KMP, C KMP नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी पॉलिसी के हिसाब से आप करना चाहते हो तो ठीक है, एज पर द डेफिनेशन तो वो नहीं होगा। आप एज पर पॉलिसी उसको KMP मान सकते हो, फिर कोई भी गड़बड़ होगी तो वो भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अच्छा, लिस्टेड कंपनी मैंने चैप्टर 2 में कवर किया है क्योंकि उसमें बहुत डिटेल्स हैं एंड आई वांट टू कवर इट इन टाइप्स ऑफ कंपनीज। मैनेजर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम वही डेफिनेशंस कवर कर रहे हैं जो आगे हम या तो इनका मेंशन ही नहीं होने वाला है या फिर आगे इतना डिटेल में हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर ये मैं साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैनेजर कौन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, इन दोनों में क्या फर्क है। अब मैनेजर जो वर्ड है ना, वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। उसको डायरेक्टर होना है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर को डायरेक्टर होना जरूरी है। आप समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस। मैनेजर जो है वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, उसको डायरेक्टर ही होना है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर को डायरेक्टर होना जरूरी है। वो एक ऐसा डायरेक्टर है जो कंपनी को मैनेज करता है, ठीक है। ये एक ऐसा डायरेक्टर है जो कंपनी को मैनेज करता है। जैसे मिस्टर मुकेश अंबानी, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैनेजर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, उसको डायरेक्टर ही होना है ऐसा जरूरी नहीं है। आप ना प्लीज सेम कलर से हाईलाइट करना क्योंकि ये डिफरेंस भी है ना दोनों का, कि ये इंडिविजुअल होगा और वो डायरेक्टर होना चाहिए। अब कंपनीज एक्ट छोड़ दो, अगर आपको कोई भी बोलता है कि मैं ना मैनेजर हूं, मैं मैनेजर हूं, तो हमको क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट मैनेजर हो सकता है, फाइनेंस मैनेजर हो सकता है, सीनियर मैनेजर हो सकता है, जूनियर मैनेजर हो सकता है, असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है, कोई भी मैनेजर हो सकता है। आप अपने फ्रेंड को पूछो तो वो क्या बोलेगा, मैं मैनेजर हूं, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं। तो कंपनी में ऐसी भी डेजिग्नेशंस है कि ये प्रोडक्ट मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है, ये सीनियर मैनेजर है। तो कोई भी मैनेजर हो सकता है कि नहीं। लेकिन कंपनीज एक्ट जो है ना, वो इस मैनेजर को डिफाइन कर रही है जिसके पास पावर्स हैं टू मैनेज द कंपनी, सब्सटैंशियल पावर है। तो एनीवन इज नोन एज द मैनेजर, बट कंपनीज एक्ट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द टर्म मैनेजर जिसके पास कंपनी मैनेज करने की पावर है। तो ये वो सादा वाला मैनेजर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये हम एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं हु हैज, अब अलग कलर से हाईलाइट करना, हु हैज द मैनेजमेंट ऑफ द होल, या तो पूरी कंपनी की मैनेजमेंट है या फिर सब्सटैंशियली द होल। सब्सटैंशियली मतलब आधे से ज्यादा, सब्सटैंशियल है 60 70 90%, 95% मैनेजमेंट इसी के पास है। मतलब दूसरों के पास तो इतनी सी पावर होगी, इसके पास ऑलमोस्ट सारी पावर है। ओके, जैसे ना आपको अगर मैं डायग्राम बना के बताऊं ना, तो मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर के पास होल या
सब्सटैंशियली होल पावर्स है। तो ये हो गया होल पावर। सब्सटैंशियली मतलब इतनी ज्यादा पावर है ना, ये हो गया सब्सटैंशियली। ये हो गई पावर्स विद अदर्स। अब आपको समझा कि इसके पास होल ऑफ द पावर्स है और इसके पास सब्सटैंशियली होल, ठीक है। ये इतना सा ही बाकी लोगों के पास है, तो देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर अदर्स। लेकिन मैनेजर क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, इसके पास हमने होल पावर नहीं दी है, इसको हमने सब्सटैंशियल पावर्स दी हैं, ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास सब्सटैंशियल पावर्स हैं, ठीक है। तो इसके पास होल या फिर सब्सटैंशियली होल, ये मैनेजर है। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर के पास सिर्फ सब्सटैंशियल है, बस ये। होल पावर्स नहीं है उसके पास में। ठीक है, तो ये एक तरीके से ना आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू शो यू कि मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर में क्या फर्क रहता है। आपको चाहिए तो आप ये लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू क्विकली रिवाइज द सेक्शन, द डेफिनेशन। लिख लो ये। इसी से ना हम कुछ और भी कंक्लूड कर सकते हैं। क्या? कि देखो, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों एक साथ अपॉइंट नहीं किए जा सकते। मैम क्यों? क्या आप दो लोगों को होल या सब्सटैंशियली होल पावर दे सकते हो? दो लोगों को हम बोल रहे हैं मिस्टर एक्स तेरे पास होल पावर है और मिस्टर वाई तेरे पास सब्सटैंशियल पावर है। ऐसे कैसे हो सकता है ना? आप एक पर्सन को जब होल पावर दे देते हो तो दूसरे को सब्सटैंशियल कैसे दोगे? दो लोगों को आप सब्सटैंशियल पावर भी नहीं दे सकते कि तेरे पास भी सब्सटैंशियल पावर है, तेरे पास भी सब्सटैंशियल पावर है। नहीं हो सकता ना। तो लॉ क्या बोलता है? अभी ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये लिखो, ठीक है। लिखो, मेरे साथ लिखो। मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड टुगेदर। लिखो, मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर cannot be appointed together। क्योंकि आप होल और सब्सटैंशियली होल पावर्स दो लोगों को नहीं दे सकते। एक और बात, अगर आपने एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया है तो दूसरा मैनेजर भी अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक को आपने अगर होल पावर्स दे दिए तो दूसरा मैनेजर भी नहीं आ सकता ना आपकी कंपनी में। एक को आपने सब्सटैंशियल पावर्स दे दी हैं तो दूसरे को भी सब्सटैंशियल पावर्स नहीं मिल सकते ना। तो लॉ क्या बोलता है?
कि मैनेजर को या तो होल पावर मिलेगी या सब्सटैंशियल। ये तो किसी एक ही पर्सन को आप दे सकते हो ना, दो लोगों को थोड़ी ना दे सकते हो। तो अब आप मेरे साथ लिखो, ऑल्सो इफ वन मैनेजर इज अपॉइंटेड, ठीक है, अगर आप एक मैनेजर ऑलरेडी अपॉइंट कर सकते हो, देयर वोंट बी another manager appointed in the company। तो कहना से ये बहुत डिफरेंट है ना फ्रॉम द सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। वो तो दो तीन हो सकते हैं ना, तू भी सेल्स मैनेजर, ये भी सेल्स मैनेजर, वो भी सेल्स मैनेजर। सेल्स में आपको डेजिग्नेशन देनी है तो फिर तो आप तीन चार लोगों को मैनेजर बोल सकते हो ना। ये वो नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम तो मैनेजर को ये समझते हैं कि ये सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, वो वाले मैनेजर की बात ही नहीं हो रही। वो तो मल्टीपल भी हो सकते हैं, ये तो एक ही हो सकता है। डिफरेंस लिख ही रहे हैं तो एक दो और पॉइंट्स लिख देते हैं हम। यस, मैनेजर, क्या उसको डायरेक्टर होना जरूरी है? नहीं जरूरत है ना। मैनेजर नीड नॉट बी और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसको डायरेक्टर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर को डायरेक्टर होना जरूरी है। तू पहले डायरेक्टर है, फिर तेरे को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया हमने। ही मस्ट बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ओके, एक डाउट आया है, कैन वी हैव वन मैनेजर विद होल पावर्स, अदर मैनेजर विद ओनली सब्सटैंशियल पावर्स? नहीं, नहीं हो सकता ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटैंशियल? सब्सटैंशियल मीन्स 90%। क्या आप बोल सकते हो तेरे पास 100% पावर है, तेरे पास 90? नहीं, सब्सटैंशियल भी तो होल का ही एक पार्ट है ना। कैन आई से मेरे पास 100% पावर है टू मेक डिसीजंस, तेरे पास 90% पावर है? ऐसे नहीं हो सकता ना। अगर मैं सारे डिसीजंस ले रही हूं तो आप 90% डिसीजंस नहीं ले सकते ना। आप शायद ये समझ रहे हो कि मैम मैं एक डिपार्टमेंट की डिसीजन मेकिंग ले रही हूं, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट की डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। मैं वो वाले मैनेजर की बात ही नहीं कर रही, मैं तो कंपनी को एज अ होल मैनेज करने की बात कर रही हूं। आई एम नॉट मैनेजिंग वन डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स मैनेजर, परचेज, मैं वो डिपार्टमेंट की बात नहीं करी, मैं कंपनी एज अ होल की बात कर रही हूं। तो 100% और सब्सटैंशियल ये तो एक ही का पार्ट है ना, एक ही का हिस्सा है, तो वो एक ही पर्सन को दिया जा सकता है, दो लोग नहीं कर सकते। आई होप योर डाउट इज क्लियर। यू कैन कंटिन्यू राइटिंग। मैनेजर जो होता है ना, ही इज अंडर द सुप्रिटेंडेंस, आई थिंक एन आएगा इधर, सुप्रीम, ऑफ द बोर्ड। सुपरिंटेंडेंस मीन्स सुपरविजन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। वो बोर्ड के नीचे आता है, मतलब ही इज आंसरेबल टू द बोर्ड, बोर्ड उसके ऊपर नजर रखे हुए है। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर खुद ही डायरेक्टर है, तो उस पर क्या नजर रखनी है? तो मैनेजर जो है वो बोर्ड के सुपरविजन में आता है, बोर्ड नजर रखता है ये तो बराबर काम कर रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि बोर्ड का काम है ना कंपनी मैनेज करना, कंपनी वो काम मैनेजर को दे रही है, तो कंपनी देखेगी ना भाई तू बराबर से काम कर रहा है कि नहीं। सो ही इज अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द
board. Superintendence means supervision of the board. Just check कि आपने सब कुछ बराबर से लिखा है ना? Done? Okay, चलो let us continue then. तो मैनेजर कौन है? वो एक इंडिविजुअल है, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर को डायरेक्टर होना जरूरी है. He has the management of whole और substantially the whole, मतलब या तो पूरी है या फिर 90% देकर रखी है, of the affairs of the company. वो कोई एक डिपार्टमेंट नहीं संभाल रहा, उसको पूरे कंपनी की जिम्मेदारी दी है हमने. वो एक डिपार्टमेंट नहीं संभाल रहा है, पूरे कंपनी की जिम्मेदारी है उसके पास में. आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो सब्सटैंशियल का मीनिंग क्या है. आप लिख सकते हो ऑलमोस्ट द होल. होल मतलब 100% होता है, ये ऑलमोस्ट होल इसी के पास है. मैम क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन मैनेजर बन सकता है? नहीं. आर्टिफिशियल पर्सन कैसे डिसीजंस लेगा? लिखा है ना इधर इंडिविजुअल. उसे तो नेचुरल लिविंग पर्सन ही होना चाहिए ना. एक आर्टिफिशियल पर्सन कैसे डिसीजंस लेगा ना, आप सोचो. तो इसको हमने होल मतलब 100% या फिर सब्सटैंशियल मतलब ऑलमोस्ट होल की पावर देके रखी है हमने. ये क्या करता है? ही मैनेजेस द कंपनी, द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. अच्छा, ये मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है फिर? ही इज एंट्रस्टेड विद ओनली सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. होल नहीं मिलेगा इसको, सिर्फ सब्सटैंशियल मिलेगा. कलर्स देखना हाँ याद से मैंने कैसे लिए हैं. मैनेजर जो होता है, he is under the superintendent's control direction of the board of directors. बोर्ड देखते हैं कि भाई तू बराबर से काम कर रहा है कि नहीं. यस. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुपरवाइज करते हैं मैनेजर को, भाई तू बराबर काम कर रहा है कि नहीं. देखें एक्चुअली काम हमको करना चाहिए, हम तेरे से करवा रहे हैं, तो देखें तू सही तरीके से कर रहा है कि नहीं. और यहां पर क्या है? बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी और एनी एग्रीमेंट विद द कंपनी और अ रेजोल्यूशन पास्ड इन आइदर जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग. अब यहां पर लिखो ए, यहां पर लिखो बी और यहां पर लिखो सी. इधर लिखो और इधर भी लिखो और. ठीक है. अब कैसे पढ़ेंगे इसको? मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाता है मैम? या तो आर्टिकल्स में लिखा है कि ये हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, उसका नाम लिखा है वहां पर, ठीक है, तो वो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है. या फिर आर्टिकल्स बताएगा कि जिस पर्सन को डायरेक्टर होकर इतना टाइम हो गया है, बोर्ड ये एग्री कर लेते तो उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बताएंगे. तो आर्टिकल्स या तो नाम लिखेगा या बताएगा कि किसको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए. या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की कंपनी के साथ एग्रीमेंट है, कंपनी बोलती है तू हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, या तो एग्रीमेंट से वो बन जाएगा या फिर एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी आइदर इन द जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग. अब दोनों में क्या फर्क है? जनरल मीटिंग जो होती है ना वो मेंबर्स की होती है. ठीक है, जनरल मीटिंग मेंबर्स की होती है जहां पर मेंबर्स मिलके डिसीजंस लेते हैं कि ये अच्छा काम कर रहा है, इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दो, ये कंपनी को संभालेगा. या फिर
बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दो बोर्ड मीटिंग में। तो रेजोल्यूशंस कहाँ पर पास होंगी मैम? या तो जनरल मीटिंग में पास होगी या फिर बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगी कि इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दो। अब एक बार वापस पढ़ते हैं। मैनेजर एक इंडिविजुअल होगा, डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। एक ऐसा इंडिविजुअल जो कंपनी को पूरी तरह या फिर ऑलमोस्ट पूरी तरह संभाल लेता है, वो बोर्ड के सुपरिंटेंडेंस मतलब कंट्रोल या डायरेक्शन में आता है। बोर्ड बताता है कि तू कैसे काम कर, बोर्ड देखता है कि हाँ ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पहले तो ये डायरेक्टर होना चाहिए, फिर ही वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। उसके पास सब्सटैंशियल पावर होती है, होल नहीं दी हमने। मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाता है? या तो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होगा कि किसे अपॉइंट करो, या फिर हमारी कंपनी के साथ एग्रीमेंट है कि भाई मैनेजिंग डायरेक्टर तुझे बनाया जाए, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को हम बोलते हैं भाई तेरे को सिलेक्ट किया है हमने, चल एग्रीमेंट पे साइन कर दे। या फिर बोर्ड या जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास की जाती है कि इस पर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहिए। सो दीज आर डिफरेंट वेज इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ये दोनों लोग पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं, किसी एक डिपार्टमेंट को नहीं। मैनेजर includes a director or any other person occupying the position of a manager। ये कितना अच्छा दिया है कि आप एक डायरेक्टर हो तो आप मैनेजर बन सकते हो ना। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं यार। तो मैम हमको इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलने की जरूरत नहीं है। देखो आप इसे मैनेजिंग डायरेक्टर बोलो या इसको मैनेजर बोलो, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी पावर दे रहे हो। अगर आप सब्सटैंशियल पावर दे रहे हो तो आप उसको मैनेजर बोलो या मैनेजिंग डायरेक्टर बोलो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो यहां पर एक छोटा सा नोट लिख देते हैं, मैनेजर डायरेक्टर हो भी सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है तू डायरेक्टर है तो तू मैनेजर बन ही नहीं सकता, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप एक डायरेक्टर को मैनेजर की पोजीशन दे सकते हो, एक नॉन डायरेक्टर को भी मैनेजर की पोजीशन दे सकते हो। आप अगर उसको सब्सटैंशियल पावर्स दे रहे हो तो आप उसे मैनेजर बुलाओ या मैनेजिंग डायरेक्टर बुलाओ, वो आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, आप उसको क्या पावर्स दे रहे हो, बोर्ड के सुपरविजन में है नहीं है, आप उसको क्या डेजिग्नेशन पे अपॉइंट कर रहे हो, टोटली आप पे कंपनी पे डिपेंड करता है। बट हम तो अलाउ कर रहे हैं डायरेक्टर नॉन डायरेक्टर टू बिकम अ मैनेजर। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए आपको तो डायरेक्टर होना जरूरी है। ये तो डायरेक्टर चाहिए, नॉन डायरेक्टर तो मैनेजिंग डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। एक और क्लैरिफिकेशन दे दूं आपको, मैं बोल तो रही थी कि डिपेंड्स करता है, लेकिन आप अगर डायरेक्टर हो ना तो ही मेरा वो एक्सप्लेनेशन आपको सुनना है। मतलब कि आप अगर एक डायरेक्टर हो तो हम आपको मैनेजर बुलाएं या मैनेजिंग डायरेक्टर बुलाएं, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर आप एक नॉन डायरेक्टर नॉन, तो आपको हम मैनेजर ही बोलेंगे, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए तो डायरेक्टर होना पड़ता है ना। तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ना कि भाई अगर आप डायरेक्टर हो तो आप मैनेजर भी बन सकते हो, आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोल सकते हो, आपकी डेजिग्नेशन कंपनी तय करेगी। लेकिन अगर आप एक नॉन डायरेक्टर हो तो आप मैनेजर ही हो सकते हो। ओके, तो यहां पर इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और नॉट। आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको मैनेजर बना सकते हो। लेकिन यहां पर डायरेक्टर होना जरूरी है टू ऑक्यूपाई द पोजिशन ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, एक लास्ट बार समराइज कर लेते हैं। मैनेजर को इंडिविजुअल होना चाहिए, सच एन इंडिविजुअल who has the right to manage either whole or substantially whole of the affairs of the company. He is under the superintendent's control or direction of the board.
डायरेक्टर या नॉन डायरेक्टर, दोनों को मैनेजर की पोजीशन पे अपॉइंट किया जा सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए आपको डायरेक्टर होना जरूरी है। यू विल बी गिवन ओनली सब्सटैंशियल पावर्स। आपको या तो आर्टिकल्स के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा, या एग्रीमेंट, या फिर बोर्ड या जनरल रेजोल्यूशन। डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल, तो आपका डायरेक्टर होना जरूरी है। अब ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, द पावर टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ऑफ रूटीन नेचर, इसको हाईलाइट करो, when it is authorized by the board। अब लोगों को क्या लगता है ना, मैं ही चेक साइन करता हूं, तेरे को पता है क्या, ओनली आई हैव दैट अथॉरिटी। अरे इतनी अथॉरिटी है, मैं तो पूरा मैनेज कर लेता हूं कैश। दैट विल नॉट मेक यू अ मैनेजिंग डायरेक्टर। नो, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, अरे ये तो क्लरिकल काम है, ये डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, इतना खुश मत हो। तो लॉ ने क्लैरिफिकेशन दी है कि अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट करने की पावर है, आप खुश हो रहे हो, अरे मैं कॉमन सील लगा सकता हूं, पता है कोई भी डॉक्यूमेंट पे, मेरे पास अथॉरिटी है कॉमन सील लगाने की, बोर्ड ने मुझे अथॉरिटी दी है टू ड्रॉ, एंडोर्स, चेक ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनी। मैं ड्रॉ कर सकता हूं, एंडोर्स कर सकता हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैं साइन कर सकता हूं शेयर सर्टिफिकेट, या फिर ट्रांसफर के जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ये सब रूटीन काम है, ये सब्सटैंशियल पावर नहीं माना जाता है, समझे। तो आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करने की पावर है, ये सब्सटैंशियल, ये रूटीन है भाई, ये रूटीन है। दिस shall not be deemed to be substantial power of management, not, okay, it is not substantial powers of management, ये substantial power नहीं है, ठीक है। आप मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बन सकते हो, तो देखो बार बार वो ना वही चीज बोलते जा रहे हैं। फॉर एन इंडिविजुअल टू बी कॉल्ड अ मैनेजिंग डायरेक्टर, he should first be a director duly appointed by the board। तो मेरे साथ लिखो, मेरे साथ लिखो, स्टेप 1, ठीक है, 2 स्टेप्स हैं, आ जाएंगे इधर ही। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है भाई, ही इज स्टेप 1 अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय द कंपनी, तो कंपनी ने पहले उसको डायरेक्टर अपॉइंट किया है, और फिर जाके कंपनी बोलेगी तू इतना अच्छा काम करता है, चल तेरे को मैनेजिंग डायरेक्टर बना देंगे। देन स्टेप 2, he is appointed as a मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। आप ये मत समझो कि मैम मुझे एक ही रीडिंग में सब कुछ लर्न हो जाना चाहिए, याद भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अब आपका एम सिर्फ समझना होता है कि आपको समझा है। हाँ, 100% भी कॉन्फिडेंस रहना जरूरी नहीं है, आपको 70-80% भी समझा है ना, इट्स ओके। बाद में जब आप मेरे नोट्स दोबारा से रीड करोगे ना, तो मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो और अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे सब 100% की तरफ जाएगा, डोंट वरी। एक लास्ट रिकैप कर लें, चलो। मैनेजर कौन होता है, मैनेजर इज अ पर्सन जो एक इंडिविजुअल है, वो डायरेक्टर हो सकता है, नॉन डायरेक्टर भी हो सकता है, जिसके पास सब्सटैंशियल पावर्स या फिर होल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है। ही इज अंडर द सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल और डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड। मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए आपको डायरेक्टर होना जरूरी है, देन यू विल बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। आपके पास सिर्फ सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है, होल नहीं है। आप आर्टिकल्स या एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन से अपॉइंट किए जा सकते हो। जस्ट बिकॉज आपको कॉमन सील लगाने की पावर है, आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करने की पावर है, चेक इशू करने की पावर है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करने की पावर है, डजंट मीन कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। ये सब्सटैंशियल पावर्स नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन पावर्स हैं, ओके।
अब इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि एक पर्सन था, उसके पास कॉमन सील लगाने की पावर थी, चेक ड्रॉ करने की पावर थी, इज इट सब्सटैंशियल, इज ही अ मैनेजिंग डायरेक्टर? आप बोलोगे नो, इट इज ओनली एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ, ये देखा आपने एक बात नोटिस की, यहां पर ना कंट्रोल वर्ड यूज किया है ना, कंट्रोल वर्ड यूज किया है। तो ऐसे ऐसे ना वर्ड्स यूज किए जाते हैं, दैट इज उनको डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव वन वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन एंड दैट इज ऑफ अ मेंबर। एक्चुअली ना मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट को ना ये जो पार्ट है ना, ये लॉ में से नहीं निकालना चाहिए था, उनकी सिलेबस में से। जब ओल्ड सिलेबस था ना, तो वो मेंबर को प्रॉपरली डिस्कस और एक्सप्लेन करते थे। अब उन्होंने वो पार्ट पता नहीं क्यों निकाल दिया है कि हाउ यू कैन बिकम अ मेंबर एंड मेंबर कौन होता है। क्योंकि मेंबर और शेयर होल्डर में एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया है, मेंबर को बस डेफिनेशन के तौर पे रख दिया, बाद में उसको डिटेल में डिस्कस ही नहीं किया है। तो मैं जब ओल्ड सिलेबस पढ़ाती थी ना, तो मैंने एक नोट बना के रखा था ये वाला। तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे स्टूडेंट्स को तो डिफरेंस पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर कौन होता है, मेंबर कौन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, लाइक समटाइम्स यू आर अ शेयर होल्डर, समटाइम्स अ मेंबर, ये आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स डू दिस। मेंबर कौन है, ठीक है, पहले तो ये मेंबर यहां पर दिया हुआ है ना, ये सब कुछ मेरे मेरे नोट में कवर किया है, लेकिन थोड़ा डिटेल में डाला है मैंने। अब कितनी बार ऐसा होता है ना, हम मेंबर और शेयर होल्डर ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, मतलब मेरे मुंह से भी कितनी बार निकल जाता है शेयर होल्डर, मेंबर, लेकिन मेरे दिमाग में मेंबर ही रहता है। ओके, तो वैसे तो शेयर होल्डर और मेंबर एक ही होता है, लेकिन दोनों में फिर भी फर्क है। ठीक है, देर आर केसेस जहां पर दोनों अलग भी हो सकते हैं। अब हाउ विल आई डिफाइन अ मेंबर, मेंबर कौन है? सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं ना, तो मेंबर इज अ पर्सन हुज नेम इज मेंशन्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो अगर आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है तो आप मेंबर हो, वरना नहीं हो। सिंपल है, आपका नाम रजिस्टर में है, हाँ है, तो आप मेंबर हो, वरना मेंबर नहीं हो। तो मेंबर कौन है? अ पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन द रजिस्टर। आपका नाम रजिस्टर में है, आप मेंबर हो, सिंपल। मेंबर बन के मैंने क्या बड़ा काम कर लिया मैम, मेरा नाम रजिस्टर में है तो क्या हुआ? देखो, एज अ मेंबर आपके पास बहुत सारी राइट्स हैं। मैम क्या जरूरी है कि ये इक्विटी की ही बात हो रही है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मेंबर वर्ड में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएगा, क्योंकि दोनों हमारे मेंबर्स हैं। हाँ, लेकिन दोनों की राइट्स अलग हैं। जैसे मेंबर जो एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसको प्रेफरेंशियल राइट्स हैं देन इक्विटी। लेकिन मेंबर वर्ड में दोनों आते हैं, ठीक है, इक्विटी भी मेंबर है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मेंबर ही है कंपनी का। तो मैम दोनों का रजिस्टर सेम होता है? नहीं, दोनों का रजिस्टर अलग बनता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का रजिस्टर अलग बनता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रजिस्टर अलग बनता है, डिबेंचर होल्डर वो मेंबर तो नहीं है, बट उनका रजिस्टर भी अलग ही बनता है। ठीक है, तो मेंबर वर्ड में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएगा, बट हम हमेशा इक्विटी की ही बात करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अलग और बहुत सारी राइट्स हैं एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास लिमिटेड राइट्स हैं, मैनेजमेंट में तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमारे दिमाग में हम हमेशा इक्विटी ही समझते हैं, लेकिन मेंबर वर्ड में टेक्निकली इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आता है। अब मेंबर के पास बहुत सारी राइट्स हैं, जैसे राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ द मीटिंग। तो मैम आप बोल रहे हो कि इक्विटी प्रेफरेंस दोनों मेंबर है, तो एज अ मेंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास भी नोटिस ऑफ द मीटिंग रिसीव करने की राइट है, मतलब वो मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा उसको, मीटिंग भी अटेंड करेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड करेगा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है। एनुअल जनरल मीटिंग वो अटेंड कर सकता है, वो अटेंड करेगा, वोट नहीं करेगा, अनलेस द रेजोल्यूशन कंसर्न्स हिम एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। चलो अब इक्विटी को ही दिमाग में रखो, उसी के हिसाब से पढ़ते हैं, नहीं तो हमारा डिस्कशन बहुत अलग चला जाएगा। मेंबर है तो आपके पास क्या राइट्स है? आपको नोटिस मिलेगा मीटिंग का, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो, वोट भी कर सकते हो, हर रेजोल्यूशन पे वोट करेगा इक्विटी शेयर होल्डर।
आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हो। मैम ईजीएम क्या होता है? अब देखो, एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक ही बार होती है। अब मुझे कुछ डिस्कस करना है तो मैं अगली एजीएम के लिए थोड़ी ना वेट करूंगी। तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग इज द मीटिंग विच इज कॉल्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स। मैं अगले मीटिंग तक थोड़ी ना वेट करूंगी, मुझे तो मेंबर्स से कुछ रेजोल्यूशन पास करवानी है, तो बुलाओ, ईजीएम बुलाओ फिर। तो दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में जो मीटिंग होती है ना, क्योंकि इमरजेंसी थी, बुलाना पड़ा मेंबर को, अगली एजीएम तक वेट नहीं कर सकते, तो वो पीरियड में जो मीटिंग होती है उसको ईजीएम बोलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जब जरूरत है तभी बुला लो। राइट टू रिसीव शेयर सर्टिफिकेट, ये सारी राइट्स एक मेंबर के पास ही होती है। शेयर होल्डर के पास ये राइट्स है ही नहीं। शेयर होल्डर सिर्फ शेयर होल्ड करके बैठा है, वो वेट कर रहा है मेरा नाम कब रजिस्टर में आएगा। ठीक है, तो मेंबर और शेयर होल्डर अलग होता है। मेंबर मतलब जिसका नाम रजिस्टर में है, और मेंबर को ही ये राइट्स मिलेंगी। तो मैम हम मेंबर कैसे बन सकते हैं? सब्सक्राइब कर लो मेमोरेंडम में, ये सब दिया है आपके डेफिनेशन में, दिया है सब सब है उसमें, आप सब्सक्राइब कर लो। मैम सब्सक्राइबर मतलब प्राइवेट कंपनी में याद है 2 लोग चाहिए टू टू फॉर्म अ कंपनी, तो वो 2 लोग सब्सक्राइबर्स हैं। पब्लिक कंपनी में 7 की जरूरत है, दे आर द सब्सक्राइबर्स। ओपीसी में 1। दे साइन द मेमोरेंडम, दे एग्री टू परचेज द नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन अगेंस्ट देयर नेम। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये एक कंपनी का मेमोरेंडम है। ये देखो, ये लोग सब सब्सक्राइबर्स हैं, लिखा है देखो सब्सक्राइबर्स, ये नाम लिखा है, उसने 1 शेयर लिया है, इसका नाम, इसने 1 शेयर। तो ये सब्सक्राइब करके आप तुरंत मेंबर बन जाओगे। मैम अब तो कंपनी फॉर्म भी नहीं हुई है, ये तो मेमोरेंडम में इसका नाम लेके आपने इसको मेंबर ही बना दिया, अभी तो रजिस्टर भी नहीं बना, इसको तो शेयर की अलॉटमेंट भी नहीं हुई है, इतनी क्या जल्दी है मैम इसको मेंबर बनाने की। अब लॉ क्या बोलता है? मान लो कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, ठीक है, एक हाथ 2 लाइबिलिटी भी इनकर करी, मतलब क्रेडिटर से गुड्स वगैरह खरीद लिए 10,000 के। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, 10,000 के गुड्स भी खरीद लिए, इनको शेयर अलॉट किया ही नहीं, तो वो बोलते हैं हम पैसा लाएंगे ही नहीं। तो फिर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कैसे करेंगे? अगर कंपनी चलो तुरंत वाइंडिंग अप पे चली गई, इन सब में झगड़ा हो गया, सब में झगड़ा हो गया, तो कंपनी फॉर्म हुई, 1 महीने में वाइंडिंग अप भी कर रही है, तो क्रेडिटर तो बोलते हैं भाई मेरे 10,000 रुपए दे दो, ये लोग बोलते कोई शेयर ही अलॉट नहीं हुआ है, पैसे ही नहीं आए, तो कहां से दे तेरे को। तो लॉ बोलता है कि अगर हम अलॉटमेंट तक की वेट करेंगे ना, तो फिर तो क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसे ही नहीं आएंगे कहां से। तो सब्सक्राइबर, तू मेंबर है, मतलब अलॉटमेंट की भी वेट नहीं करेंगे हम, तू मेंबर है, तूने जितना प्रॉमिस किया है उतना फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके पैसे लेकर आ, ताकि हम क्रेडिटर्स को पे कर सके। हम तो वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप पे चली गई, क्रेडिटर्स थोड़े से ही है लेकिन पैसे तो देने हैं ना, पैसे नहीं है कहां से लाएंगे, कोई शेयर ही अलॉट नहीं हुआ है, तो ये तो मेंबर्स है ना, मेंबर बन गए ना तुम, पैसे तो लाने ही पड़ेंगे। अब आप देखो ना, इन्होंने 1 शेयर लिए, कितने स्मार्ट है ये लोग। 1 शेयर फेस वैल्यू 10 का होगा, 10-10 रुपए लाएंगे। अभी लॉ भी क्या बोले, बोले 1 शेयर तो लो, हमने तो बोला है, ये लोग नहीं ले रहे तो क्या करें, बट इतना पैसा तो आएगा कंपनी में, एटलीस्ट कुछ तो पैसा आएगा टू इनकॉर्पोरेट, टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स। तो इसीलिए हम इनको तुरंत तुरंत मेंबर मानने लग जाते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड एज मेंबर एज सून एज दे एग्री। बस आप एग्री करो, साइन करो मेमोरेंडम, आप मेंबर हो। सो सून एज दे एग्री टू परचेज द शेयर्स। रिटन एप्लीकेशन की भाई शेयर अलॉट कर दो, एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं चाहिए मुझे तुमसे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट is not required to hold them liable as a contributory at the time of winding up। आपको पता है कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्ड क्यों डिफाइन किया था? देखो यहां पर आया ना, वो कॉन्ट्रीब्यूटरी आपको नाम दिया जाता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जो पैसा लेकर आएगा उसको हम कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो हर डेफिनेशन का कहीं ना कहीं पे यूज है। सो अ रिटन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। भाई तेरे को कॉन्ट्रीब्यूटरी बना देंगे। सब्सक्राइबर्स आर लायबल
इवन इफ देयर नेम इज नॉट मेंशन इन द रजिस्टर। आपने देखा कितनी जल्दी है उनको मेंबर मानने की। लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, क्रेडिटर्स के 10,000 रुपए हमने गुड्स खरीदे, 1 महीने में अगर वाइंडिंग अप पे जा रहे हो, कोई अलॉटमेंट नहीं हुई, ये लोग पैसा नहीं ला रहे, तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम बोलते हैं भाई जरूरत ही नहीं है अलॉटमेंट की, जरूरत ही नहीं है तेरे एप्लीकेशन करने की, तेरा नाम सब्सक्राइबर है तो तूने जितना यहां पर लिखा है उतना पैसा लाना पड़ेगा। कंपनी ये पैसा लेकर क्रेडिटर्स को दे सकती है, इसीलिए हमको इतनी जल्दी है इनको मेंबर मानने की। सब्सक्राइबर्स कैन नॉट इवन रिसेंड और रिफ्यूज टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, लेने ही पड़ेंगे उनको। तो एज अ सब्सक्राइबर आप मेंबर बन सकते हो। अच्छा, मुझे चाहिए शेयर्स, अभी ना आईपीओ आया था, तो आप अप्लाई कर लो ना, राइटिंग में ही करना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन तो आपको राइटिंग में ही देनी पड़ेगी। और रिटन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, राइटिंग में ही बनना है, करना है। लेकिन मैम आजकल राइटिंग में थोड़ी ना एप्लीकेशन फॉर्म आता है, आजकल तो ऑनलाइन होता है ना, आईपीओ वगैरह तो फुल ऑनलाइन हो चुका है। हाँ लेकिन यहां से भी रिक्वेस्ट जा रही है ना, रिटन फॉर्म में ही है ना, ओरली तो नहीं हो रहा है ना। ओरल एप्लीकेशन इज नॉट वैलिड, मैंने डायरेक्टर को कॉल कर दिया, अरे रख ले मेरे लिए शेयर्स, वो एप्लीकेशन नहीं होती है, आपको फॉर्म भर के राइटिंग में देना है। एनी अलॉटमेंट मेड अगेंस्ट ओरल एप्लीकेशन इज वॉइड। अच्छा, मियर एंट्री इन द रजिस्टर इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, मेरा नाम उसने रजिस्टर में लिख दिया, रिटन एप्लीकेशन कहाँ है? नहीं, आपने कॉल पे बोला था ना सर मैंने आपका नाम लिख दिया, एप्लीकेशन किधर है? वो पर्सन को आप मेंबर मान ही नहीं सकते, उससे पैसे ले ही नहीं सकते। जस्ट बिकॉज आपके बोलने पे आपका नाम मैंने रजिस्टर में लिख दिया, आप मेंबर नहीं बनोगे, रिटन एप्लीकेशन चाहिए टू बिकम अ मेंबर। इफ योर नेम appears as a beneficiary in the records of the depository। अब मजे की बात बताऊं आपको, आजकल कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन ही नहीं करती हैं। पता है क्यों? अरे रोज लाखों लोग मेरे कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे, सेल कर रहे, बाय कर रहे, सेल कर रहे। आई कैन नॉट अपडेट माई रजिस्टर एवरी डे इमीडिएटली अपॉन एवरी सेल एंड परचेज। आप इमेजिन करो ना, रिलायंस जैसी कंपनी की कितनी ट्रेडिंग होती है, हम थोड़ी ना रजिस्टर अपडेट करते बैठेंगे। तो हम डिपॉजिटरी को बोलते हैं भाई तू रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है ना, डिपॉजिटरी मतलब जहां पर मेरे शेयर्स डीमैट में है, तू रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है ना, तो तू जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है वही मेरा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है। तेरे रिकॉर्ड में जिसका नाम लिखा है वही मेरा मेंबर है, ठीक है? तो इन दिस केस इफ द नेम अपीयर्स एज अ बेनिफिशियरी इन द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी, दैट पर्सन इज अ मेंबर। जो डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है, जिसका नाम उसके रिकॉर्ड में है, वही मेरा मेंबर है। तो इन 3 तरीकों से आप मेंबर बन सकते हो। अब एक छोटा सा डिफरेंस बताती हूं आपको बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर। मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स, उन्होंने अपने शेयर्स मिस्टर वाई को सेल कर दिए, ही सोल्ड द शेयर्स, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को शेयर्स सेल कर दिए, लेकिन आपको क्या लगता है कंपनी तुरंत तुरंत सब कुछ अपडेट कर देती है? नहीं, 1 महीना लगता है कंपनी को भी। अब एक्स ने वाई को शेयर्स सेल कर दिए, तो वाई शेयर होल्डर तो बन गया, लेकिन रजिस्टर में अब भी एक्स का ही नाम है, एक्स इज स्टिल कंसीडर्ड एज अ मेंबर क्योंकि रजिस्टर में इसका नाम है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में शेयर होल्डर और मेंबर हम सेम ही मानते हैं, लेकिन ऐसे कुछ कुछ केसेस हैं जहां पर शेयर होल्डर और मेंबर अलग हो सकता है। मैंने आपको बता दिया कि मेंबर आप कैसे बन सकते हो, सब्सक्राइब करके, शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करके, ट्रांसफर ट्रांसमिशन से भी आप मेंबर बन सकते हो। जैसे यहां पर एक्स ने वाई को शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर से भी आप मेंबर बन सकते हो। लेकिन
जब तक ये रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हो जाते, आप शेयर होल्डर हो लेकिन आप मेंबर नहीं हो ना, क्योंकि आपका नाम रजिस्टर में नहीं है, रजिस्टर में अभी एक्स का ही नाम है तो वही मेंबर है। तो मैम जो ये राइट्स आप बता रहे थे, डिविडेंड की राइट, मीटिंग कॉल करने की राइट, ये सब किसको मिलेंगी? फिलहाल तो एक्स ही इंजॉय करेगा, वाई तो तब इंजॉय करेगा जब उसका नाम रजिस्टर में आएगा। तो यहां पर वाई शेयर होल्डर है लेकिन एक्स मेंबर है। सब्सक्राइबर, ये हमने पढ़ा ना, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ये वाला, अरे ये तो तुरंत तुरंत मेंबर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको शेयर्स भी मिल गए हैं, वो तो तुरंत मेंबर बन जाता है, शायद उसके पास शेयर्स भी नहीं होंगे। तो ऐसे केसेस में शेयर होल्डर और मेंबर अलग होता है। अब एक और एग्जांपल करते फिर आगे बढ़ेंगे। मिस्टर ए जो है ना, ही डाइड, इसके जो शेयर्स हैं दे आर ट्रांसमिटेड, ऑटोमेटिक होता है ना ट्रांसमिशन, तो जो मिस्टर बी जो इसका लीगल हेयर है। अब क्योंकि रजिस्टर में अब तक ए का ही नाम है तो वो मेंबर है, लेकिन शेयर्स किसके पास आ गए? बी के पास, तो ये शेयर होल्डर बन गया। तो ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पर मेंबर और शेयर होल्डर अलग हो सकता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको 5 मिनट्स देती हूँ, ये आप प्लीज नोटबुक में कॉपी कर लो। ये सब एग्जाम में तो इतना डिटेल नहीं आएगा, बट आई थिंक एग्जाम और नॉलेज दोनों में हमें बैलेंस रखना है। यस, चल लिखो, ये नोटबुक में लिखो। कंटिन्यू राइटिंग।
आई थिंक यू हैव फिनिश राइटिंग, यस, ओके। तो वो था मेंबर के बारे में। एंड अगर आपको ये भी लिखना है तो ये लिख लो, इफ यू वांट आई कैन वेट फॉर सम टाइम, जस्ट क्विकली राइट दिस। तो ये फर्स्ट सिचुएशन थी, ये सेकंड और ये थर्ड। ये ट्रांसफर था, ये ट्रांसमिशन है, और ये सब्सक्राइबर। Next, we have the definition of memorandum. मेमोरेंडम क्या होता है? हमने तो ये बहुत बार पहले भी पढ़ा है। मेमोरेंडम एक्चुअली डिफाइंस द स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी क्या काम कर सकती है, वॉट अ कंपनी कैन डू। जैसे मैं एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो मैं गारमेंट्स बनाऊंगी। Any act beyond the powers of the memorandum is ultra vires. मेमोरेंडम में क्या आता है? इट मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड। ओरिजिनली फ्रेम्ड मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो बना था, ठीक है। ओरिजिनली फ्रेम्ड मतलब एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और विच इज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिजनेस तो डायनामिक है ना, ऑल्टरेशंस होती रहेंगी, तो वो ऑल्टर्ड मेमोरेंडम भी आपका मेमोरेंडम माना जाता है। नेटवर्थ क्या है, इस पे शायद केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड आस्किंग केस बेस्ड क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है। बहुत रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है, सो यस इट कैन बी आस्क्ड, ओके। अब नेट वर्थ क्या होती है? नेट मतलब कि कुछ तो माइनस होगा। नेट अमाउंट क्या होता है ना, ग्रॉस में से कुछ तो माइनस होके नेट आएगा ना, तो नेट मतलब कुछ तो मुझे रिड्यूस करना है। वर्थ का मीनिंग होता है वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्थ? वर्थ मीन्स वैल्यू ऑफ, किस चीज का वैल्यू? वैल्यू ऑफ एन एंटिटी, ठीक है। वैल्यू ऑफ एन एंटिटी। नेट वर्थ मतलब वैल्यू ऑफ एन एंटिटी। तो कैसे कैसे कैलकुलेट होगा ये वैल्यू? सो इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द कंपनी। मतलब मेरे कितने एसेट्स हैं, अगर मैं आज का आज बिजनेस बंद कर दूं, आज के आज, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई एसेट्स ओन्ड? कितना पैसा मिलेगा अगर मैं आज बंद कर दूं? तो नेट मतलब इसमें से मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा, लेस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज दैट द कंपनी ओज, ओड, लाइबिलिटी ओड, ओके। तो कितना पैसा है और मुझे उसमें से कितना देना है, जो बच जाता है, जो रह जाता है, वो नेटवर्थ है। दैट इज द नेटवर्थ, यस। So what exactly is net worth? How is it calculated? It is nothing but paid up share capital. आप मेरे साथ लिखो, पहले तो ये लिखो वैल्यू ऑफ एसेट ओन्ड। आज के आज अगर मैंने बिजनेस का सारा एसेट बेच दिया तो कितना मिलेगा मुझे, और उसमें से मुझे कितना पे करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल एड रिजर्व्स, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल एड रिजर्व्स
एड सिक्योरिटीज प्रीमियम, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, एड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, रिड्यूस द डेबिट बैलेंस, वो देखना पड़ेगा आपको कौन सा बैलेंस है। तो पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएनएल, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग, सो नेटवर्थ क्या होता है, ये सब, ठीक है, ये सारा माइनस करो इसमें से, आफ्टर डिडक्टिंग जो रह जाएगा वो नेटवर्थ है, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, deferred expenditure and miscellaneous expenditure, deferred and miscellaneous expenditure to the extent not written off. Okay, तो जो रह जाएगा ना, that is the net worth. ये जो रिजर्व्स हैं उसमें आप रिवैल्यूएशन रिजर्व, राइट बैक ऑफ डेप्रीसिएशन एंड अमालगमेशन ये नहीं लोगे, बिकॉज दिस डज नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल रिजर्व, ये एक्चुअल रिजर्व नहीं है, रिवैल्यूएशन से बना हुआ रिजर्व है, वो एक्चुअल हो ही नहीं सकता ना। पहले मेरा लैंड 1 करोड़ का था, आज उसकी वैल्यू 10 करोड़ हो गई है, तो वो रिवैल्यू हो गया है, आज बेचा थोड़ी ना है तुमने, उसका वैल्यू आपने बढ़ा दिया है, दैट इज नॉट एक्चुअल। एक्चुअल तब होगा जब आप बेचोगे, तो उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, ठीक है। तो पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसमें से ये तो कहना है ऑल्सो से कि ये ओनर का ही कैपिटल रह जाएगा ना मैम, वही तो है, एसेट में से लाइबिलिटी पे ऑफ कर दोगे तो जो रह जाएगा वो ओनर ही लेके जाएगा ना। तो ओनर का ये ये मैंने जो बताया वो वन वे है, ये दूसरा तरीका है। अल्टीमेटली दोनों में ओनर का ही पैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, तो एसेट्स में से लाइबिलिटी निकाल दोगे तो यही बच जाएगा ना, पेड अप कैपिटल, रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएनएल, इसमें से ये सब माइनस करके जो रह जाएगा वो नेटवर्थ है। नोटिफिकेशन क्या होता है, क्लॉज 58। अच्छा, नोटिफिकेशन मतलब जो हम पब्लिश करते हैं इन द ऑफिशियल गैजेट, मैंने आपको बताया था ऑफिशियल गैजेट एक पब्लिकेशन है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले सब प्रिंटिंग होती थी, अभी तो सब ई गैजेट हो गया है। ये पब्लिक अनाउंसमेंट्स करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का गैजेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करने के लिए स्टेट गैजेट भी होता है। तो नोटिफाई मतलब जहां पर भी वर्ड दिखेगा नोटिफाई मतलब इट शुड बी नोटिफाइड इन दी ऑफिशियल गैजेट, आपको वहां पर ये पब्लिक नोटिस देना है। नेक्स्ट वी हैव ऑफिसर। मैम ऑफिसर ये क्यों डिफाइन किया है? अरे आपको अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट जानना है तो आपको ये तो पता चलना करना पड़ेगा ना कि ऑफिसर कौन होता है। मैम डिफॉल्ट मतलब क्या? नाउ कंपनी का तो दिमाग है नहीं ना गलत काम करने का, ये डायरेक्टर ऑफिसर्स इन लोगों ने, ये लोग नहीं दिमाग लगाया होगा। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था याद है, कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड, तो उसमें मैंने क्या बोला था, कंपनी का तो दिमाग है नहीं, ये जो डायरेक्टर्स ऑफिसर्स हैं इनका दिमाग होगा, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करो, इनको लायबल करो, तो हमें डिफाइन तो करना पड़ेगा ना कि कौन है ये। और मेरा कंपनीज एक्ट भी ना बहुत क्लियर है, वो बोलता है कि अगर कंपनी ने कोई भी गलत काम कर दिया और पेनल्टी लग गई है तो ये पेनल्टी कंपनी को तो अप्लाई होगी क्योंकि नाम तो कंपनी का गया है, लेकिन कंपनी को आप जेल में तो नहीं डाल सकते ना, तो कंपनी को सिर्फ पेनल्टी अप्लाई होगी। और ये कंपनी का दिमाग नहीं है, ये ऑफिसर डायरेक्टर इनका दिमाग है, इनको लायबल करो, तो मुझे ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी फाइन करना पड़ेगा। लेकिन ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए मुझे सबसे पहले जानना पड़ेगा ऑफिसर कौन होता है, तो देख लेते हैं। ऑफिसर इंक्लूड्स डायरेक्टर, इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन कि ये लोग ऑफिसर हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, any person in accordance with whose advice, directions, instructions the board or one or more directors are accustomed to act। अब यहां पर ना ए लिखो डायरेक्टर,
बी लिखो मैनेजर, मैंने इसीलिए मैनेजर की डेफिनेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, देखो मैनेजर वर्ड आया है यहाँ पे। या फिर केएमपी, केएमपी भी हमने पढ़ा था। या फिर एनी अदर पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट। ठीक है, डायरेक्टर मुझे पता है वो ऑफिसर है, कुछ भी गड़बड़ हो गई उसको लायबल कर दो। मैनेजर को भी, क्योंकि उसके पास होल या सब्सटैंशियली होल पावर ऑफ मैनेजमेंट है, तो दिमाग उसी ने लगाया होगा। केएमपी, यस, ये लोग की डिसीजन मेकर्स है ना केएमपी, तो इन्होंने ही गलत दिमाग लगाया होगा। एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन द बोर्ड इज अकस्टम्ड टू। आपको वो केस लॉ याद है, गिल्फर मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने? क्या था उस केस में? गिल्फर मोटर कंपनी, गिल्फर मोटर्स ने मिस्टर हॉर्ने के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। उन्होंने मिस्टर हॉर्ने के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि कंपनी छोड़ने के बाद यू विल नॉट सॉलिसिट आवर कस्टमर्स, लेकिन वो तो यही करने लग गया। फिर उसको याद आया, अरे मेरे पे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस हो जाएगा। सो ही फॉर्म्ड अ कंपनी और उसने अपना प्रोप्राइटरी बिजनेस इस कंपनी को बेच दिया, जिसमें उसकी वाइफ मिसेस हॉर्ने एंड हिज फ्रेंड मिस्टर हॉवर्ड, दे वर द ओनली मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। अब ये लोग तो मिस्टर हॉर्ने की ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके कंपनी चला रहे थे और प्राइस अंडर कटिंग कर रहे थे। तो हमने बोला कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करो, मिस्टर हॉर्ने और कंपनी तो एक ही है, ये इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। द बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट एट हिज इंस्ट्रक्शंस, तो ये भी तो कंपनी का ही पार्ट हुआ ना। तो इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट, तो इसे भी ऑफिसर ही माना जाएगा। मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि ऐसे कैसे हो सकता है, उससे बिना पूछे आप काम ही नहीं करते। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो भी ऑफिसर ही माना जाएगा। तो कौन आएगा ऑफिसर में? मैनेजर, डायरेक्टर, केएमपी, एनी अदर पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट। गड़बड़ कर दी ना तो उसको ऑफिसर इन डिफॉल्ट मानेंगे, तो पहले तो वो ऑफिसर होना चाहिए ना, तब वो डिफॉल्ट में उसको लायबल करेंगे। देखो कंपनीज एक्ट ना बहुत क्लियर है। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हो गई, कुछ भी गड़बड़ हो गई, कुछ भी गड़बड़ हो गई, पेनल प्रोविजंस तो अप्लाई करेंगे। ठीक है, पेनल प्रोविजंस, पेनल प्रोविजंस मतलब आप पे पेनल्टी लग जाएगी, फाइन लग जाएगा। ये जो पीनल प्रोविजंस हैं ये कंपनी को तो अप्लाई करते ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी के ही नाम पे हुआ है, तो कंपनी तो लायबल होगी। कंपनी को आप फाइन लगा दो या पेनल्टी लगा दो, इम्प्रिजनमेंट तो इनको नहीं कर सकते। अच्छा, पीनल प्रोविजंस के लिए ये ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट भी आएंगे ना, ऐसा लिखा रहता है ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। आगे जाके जब हम पेनल प्रोविजंस में जाएंगे आपको मिलेगा ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो अभी इनको क्या करेंगे, इनको फाइन पेनल्टी तो लग सकती है, ठीक है, एंड या फिर और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, प्रोविजन पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि यहां पर उन्होंने ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऐसा लिखा है तो हमें उसको डिफाइन तो करना ही पड़ेगा ना। ऑफिसर इन डिफॉल्ट मेंशन किया है तो डिफाइन तो करना पड़ेगा। ये लिख लो पहले। तो कौन आएगा मैम ऑफिसर इन डिफॉल्ट में? फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट इज लायबल टू पेनल्टी या पनिशमेंट। हाँ मुझे पता है, फाइन, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होगा?
होल टाइम डायरेक्टर, क्योंकि ये पूरा टाइम कंपनी में डाल रहे हैं तो तुमको पता तो होगा कंपनी कुछ गलत कर रही है, तो ऐसे कैसे नहीं पता, तुमको तो आइडिया होगा ही ना। होल टाइम डायरेक्टर इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। केएमपी, अरे केएमपी मतलब वो तो की मैनेजरियल पर्सनल है, उसको तो पता ही होगा कि क्या गड़बड़ चल रही है कंपनी में। सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, तुमको तो पता ही होगा ना क्या गड़बड़ चल रही है, इनको लायबल कर दो। मैम, हमारी कंपनी में केएमपी है ही नहीं, देर इज नो की मैनेजरियल पर्सनल। अरे 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 अरे, केएमपी है ही नहीं तुम्हारे यहाँ पे। अगर कोई केएमपी नहीं है, किसको तो लायबल करना पड़ेगा ना। सो द डायरेक्टर्स स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। मैम ऐसे कोई भी डायरेक्टर नहीं, नहीं डायरेक्टर ने अपना कंसेंट दिया था कि मुझे आप केएमपी जैसे ही मान सकते हो। तो यहां पर लिखो मेरे साथ, नो केएमपी। अरे कोई केएमपी नहीं है यार, क्या करें फिर अभी। तो लॉ क्या बोलता है, डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर या डायरेक्टर्स स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, और इन डायरेक्टर्स ने अपना कंसेंट दिया है कि हाँ ठीक है आप मुझे लायबल कर सकते हो, मैं केएमपी जैसा ही हूं, कंसेंट दिया है इन राइटिंग। ठीक है, मैं कंपनी चला रहा हूं तो उसके लिए लायबल भी तो मैं ही रहूंगा। मैम को डायरेक्टर ही नहीं स्पेसिफाई किया है इन लोगों ने, बड़े बहुत स्मार्ट है ये। ऑल द डायरेक्टर्स, इफ नो डायरेक्टर इज स्पेसिफाइड, किसी को स्पेसिफाई नहीं किया तो सबको लायबल कर दो, सब ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, फिर सबको लायबल कर दो। ठीक है, तो कौन आएगा, होल टाइम डायरेक्टर, केएमपी। मैम कोई केएमपी नहीं है, तो ठीक है, डायरेक्टर्स तो स्पेसिफाई किए होंगे बोर्ड ने, और उन डायरेक्टर्स ने बोला होगा हाँ हम ऑफिसर हैं तो डिफॉल्ट में भी हम ही लायबल होंगे। मैम किसी को स्पेसिफाई नहीं किया है, सबको लायबल कर दो, फिर सबको कर दो। इफ, ये एग्जाम्पल है, अ डिफॉल्ट वॉज कमिटेड विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट, ठीक है, देयर वाज नो मैनेजिंग डायरेक्टर, नो होल टाइम डायरेक्टर, कोई मैनेजर सेक्रेटरी कोई नहीं था, नो वन वॉज इन चार्ज, नोबडी वॉज इन चार्ज ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस, किसी ने स्पेसिफाई भी नहीं किया था कौन डायरेक्टर है, सबको लायबल कर दो, सबको, कोई केएमपी नहीं है, कोई नहीं है, ऑल द डायरेक्टर्स may be treated as officer in default। तो अब तक मैंने क्या पढ़ा, होल टाइम डायरेक्टर, केएमपी, कोई केएमपी नहीं है तो डायरेक्टर्स स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, कोई डायरेक्टर नहीं स्पेसिफाइड तो सबको लायबल कर देंगे हम, दे आर ऑल लायबल। और भी है, रुको, ये लोग भी डिफॉल्ट वाले हैं। एनी पर्सन हु इज अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड केएमपी, उसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मेंटेनेंस, फाइलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, ही नोइंगली परमिट्स और फेल्स टू टेक एक्टिव स्टेप्स टू प्रिवेंट अ डिफॉल्ट। नोइंगली परमिट्स मतलब उसके पास नॉलेज थी कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, उसी ने बोला कर ले यार देखेंगे क्या होगा, कुछ भी गड़बड़ होगी ना तो तुम लायबल हो। ही इज अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड, मैनेजर आ सकता है क्या यहाँ पर, मैनेजर वो भी तो बोर्ड की अथॉरिटी में है, हाँ मैनेजर आ सकता है। एग्जाम्पल, मैनेजर, यू आर ऑल्सो अंडर द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ना, मैंने बताया था ना आपको, बोर्ड के एकदम सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल में है वो। कोई एसोसिएट होगा वो भी आ सकता है इधर। केएमपी जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तू अकाउंट संभाल, कुछ भी हो गया ना ये लायबल होगा। इसको पता था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, बट ही फेल्ड टू टेक एक्टिव स्टेप्स टू प्रिवेंट एनी डिफॉल्ट, तो तेको पता था तो तूने कुछ भी नहीं किया तो तू लायबल होगा ना। Any person in accordance with whose advice, directions, instructions the board is accustomed to act, obviously, other than the person who gives
एडवाइस इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, जैसे सीए, सीएस, एडवोकेट। प्रमोटर की डेफिनेशन में भी यही आया था, याद है कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर जो दे रहा था उसको प्रमोटर नहीं मानेंगे तो इसको ऑफिसर भी नहीं मानेंगे। वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा था, अब उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको पूरी डिटेल्स थोड़ी ना पता है। आपने जितना उसको पूछा उसने उतना बताया, आगे आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर रहे हो उसको थोड़ी ना पता है। वो तो सिर्फ एडवाइस दे रहा है ना आपको, आपने उसका गलत इंटरप्रिटेशन लेके गड़बड़ कर दी तो उसमें उसकी क्या गलती है। एवरी डायरेक्टर in respect of a contravention who is aware, director who is aware of the contravention by receipt of him of any proceedings of the board or participating in the proceeding without objecting, or where the contravention has taken place with his consent or connivance मतलब support, उसी का प्लान था, उसी का सपोर्ट था, उसी का आइडिया था ये। अब इसका क्या मीनिंग है? एक ऐसा डायरेक्टर जो मीटिंग में बैठा था वहां पे, उसको पता है गलत चल रहा है और खुद ही आइडिया दे रहा है, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ, प्लान बना के देता है। अरे वो उस पर्टिकुलर मीटिंग का पार्ट था जहां पे ये सब डिस्कस हो रहा था, तो ऑफिसर होगा ना, उसने शायद खुद पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, खुद उसने शायद वो फॉल्ट नहीं किया, बट वो प्रेजेंट तो था ना उधर, उसने आइडिया तो दिया ना। अगर ट्रांसफर वगैरह की बात चल रही है, इशू ऑफ शेयर्स या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो आपके शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार्स, मर्चेंट बैंकर्स, इन्हें भी ऑफिसर माना जा सकता है। तो अगर आपने ट्रांसफर किसी गलत पर्सन के नाम पे कर दिया, कुछ फ्रॉड किया, ये बहुत होता था जब फिजिकल शेयर्स होते थे ना, किसी के भी नाम पे ट्रांसफर कर दिया, मेरा रिलेटिव उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया मैंने, तो वो शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर्स, इनको हम वो पर्टिकुलर डिफॉल्ट के लिए लायबल कर देंगे। यहाँ पर लिखो ए, इधर लिखो बी और इधर लिखो सी। बहुत ज़्यादा आता नहीं इसलिए बहुत डिटेल में हम जा नहीं रहे, लेकिन आपको लर्न तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक रिकैप कर लेते हैं। ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कौन आएगा? एक तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट में होल टाइम डायरेक्टर, केएमपी। मैम केएमपी नहीं है तो डायरेक्टर्स बोलेंगे कि किसको हम लायबल कर सकते हैं, और किसी को भी स्पेसिफाई नहीं किया तो ऑल द डायरेक्टर्स आर लायबल। एक ऐसा पर्सन जो बोर्ड के इमीडिएट अथॉरिटी में है, इन अकॉर्डेंस विद उस डायरेक्शंस बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट। ऐसा पर्सन जो उधर बैठा था, जिसको पता है, जो इन्वॉल्व था, या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार या मर्चेंट बैंकर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा? पहले तो रिवीजन की, फिर हमने डिस्कस किए डेफिनेशन ऑफ मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एकदम सुपर डुपर डिटेल में पढ़ा हमने। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। मेंबर पढ़ा हमने, मेंबर और शेयर होल्डर में डिफरेंस पढ़ा। मेमोरेंडम, नेटवर्थ, ऑफिसर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, सबकी स्टोरी है, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ बनाकर डाल दिया है, ठीक है। तो ये प्लीज वहां पर लिख लेना, दिस स्टोरी विल हेल्प यू टू लर्न द सेक्शन नंबर्स, ठीक है। अगले सेशन का एजेंडा सुन लो, पहले तो जो आज किया है वो रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हो जाएगा मोस्टली, यस। रिलेटेड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ऑलराइट। चलो, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। कोई भी डाउट है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, डोंट वरी, हर डाउट सॉल्व होगा आपका, ठीक है। चलो बाय गाइस।